अस्सलाम एवरीवन, आप देख रहे हैं इंग्लिश विद द टॉपर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम बात करने जा रहे हैं अबाउट एक्स-बार थ्योरी, जो कि लिंग्विस्टिक्स में और सिंटैक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाने वाली एक थ्योरी है। तो इससे पहले मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि ये जो है ना, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसका सेकेंड पार्ट है। मतलब वहाँ पे देयर वाज अ कंटिन्यूएशन ऑफ थ्योरीज। तो कुछ थ्योरीज जो है ना इस वीडियो में है और बाकी थ्योरीज इससे पहले की वीडियो में है। तो वो आप आई बटन से या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ताकि दोनों टॉपिक्स के दरमियान और सभी थीरीज़ के दरमियान जो कनेक्टेडनेस है वो कायम रह सके। ओके, और ये जो नोट्स हैं, ये जो स्लाइड्स हैं, वो उनके लिए भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वहाँ से जाके नोट्स को डाउनलोड कीजिएगा फॉर एन ऑफलाइन एंड हैप्पी रीडिंग। ओके, सो व्हाट इज़ एक्स-बार थ्योरी? It is a theory of phrase structure representation which was proposed by Chomsky in 1970 but further developed by Jackendorf। मतलब एक्स-बार थ्योरी जो है वो एक ऐसी थ्योरी है जो कि फ्रेज स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है, फ्रेज स्ट्रक्चर को जो है ना इस बारे में बताती है। विच वॉज, और ये थ्योरी किसने प्रपोज की थी? नम चॉम्स्की ने प्रपोज की थी इन 1970, और इस थ्योरी पे आगे काम हुआ था जैकेंडॉफ ने इस थ्योरी पे आगे काम किया था आफ्टर नॉम चॉम्स्की। 1970 में नॉम चॉम्स्की ने थ्योरी दी थी और 1977 में जैकेंडॉफ ने इस थ्योरी को आगे एक्सटेंड किया था या इस पे और ज़्यादा काम किया था। एक्स-बार थ्योरी ऑफर्स द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग specifiers, heads and complements in the structure of clauses and sentences। अच्छा, एक्स-बार थ्योरी जो है वो हमें इस सिस्टम के बारे में बताती है कि कोई भी क्लॉज हो या कोई भी सेंटेंस हो, तो क्लॉजेज और उन सेंटेंसेस के अंदर जो है ना स्पेसिफायर्स, हेड्स और कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। ये हमें जो है ना एक्स-बार थ्योरी बताती है। स्पेसिफायर से मुराद है जो किसी चीज़ को स्पेसिफाई करे, ठीक है। जैसे कि नाउन से पहले डिटर्मिनर आ जाता है तो दैट्स अ स्पेसिफायर। और इसी तरह से नाउन फ्रेज़ के अंदर जो मेन नाउन होता है वो उस नाउन फ्रेज़ का हेड होता है, तो उसको हम कहेंगे हेड। और कॉम्प्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट और वर्ब, मतलब आगे जितनी भी चीज़ें हैं उन, मतलब पूरे सेंटेंस की मीनिंग को जो कंप्लीट करता है, दैट्स द कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो है ना हमें इन तीनों चीज़ों पे ज़्यादा फोकस के बारे में बताती है ये वाली थ्योरी। कौन सी थ्योरी? एक्स-बार थ्योरी। आइडेंटिफाई डिफरेंट लेवल्स इन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेज एंड assumes दैट syntactic categories, phrases, clauses and sentences are projections of their lexical heads। मतलब ये जो थ्योरी है ये क्या करती है कि इट आइडेंटिफाइज डिफरेंट लेवल्स इन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेज। मतलब कोई भी फ्रेज है, क्लॉज है या सेंटेंस है, तो उसके अंदर जो है ना डिफरेंट लेवल्स के बारे में हमें बताती है ये थ्योरी कि किस तरह से उस सेंटेंस के अंदर जो है ना डिफरेंट लेवल्स आते हैं। हम जो इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस करते हैं, आईसी एनालिसिस, या जब हम ट्री डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हम एक्स-बार थ्योरी को यूज़ करते हुए ही ट्री डायग्राम्स और आईसी एनालिसिस करते हैं। और फिर वहाँ पर जो है ना हम क्या करते हैं कि सेंटेंस के अंदर से ब्रांचेस निकालते हैं, ठीक है, उसके डिफरेंट लेवल्स बनाते हैं। तो वो जो हम लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ द एक्स-बार थ्योरी। और फिर जो है ना सिंटैक्टिक कैटेगरीज में हमने सेंटेंस को किस तरह से लेवल करना है, ये हमें ये वाली थ्योरी बताती है। अब सिंटैक्टिक कैटेगरीज में फ्रेजेस आ सकते हैं, क्लॉजेज आ सकते हैं और सेंटेंसेस भी आ सकते हैं। और ये हमें ये बात भी बताती है कि ये जो सिंटैक्टिक कैटेगरीज हैं, दे आर प्रोजेक्शंस ऑफ देयर लेक्सिकल हेड्स। इनके जो लेक्सिकल हेड्स हैं उन्हीं के प्रोजेक्शंस हैं। जैसे कि अभी नाउन फ्रेज है, तो नाउन फ्रेज का जो हेड है, उसका जो हेड वर्ड है वो कोई नाउन होगा, तो नाउन जो है उसी का प्रोजेक्शन है पूरा नाउन फ्रेज। इसी तरह वर्ब है तो उस हेड का प्रोजेक्शन होगा पूरा वर्ब फ्रेज। और इसी तरह से कोई एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव का प्रोजेक्शन होगा वो पूरा एडजेक्टिव फ्रेज। रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू एक्स-बार थ्योरी। तो एक्स-बार थ्योरी ऐसे, जैसे कि मैंने बताया कि हम जब आईसी एनालिसिस करते हैं, टी डायग्राम्स बनाते हैं, तो वो हम जो एक्स-बार थ्योरी को यूज़ करते बनाते हैं। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि एक्स-बार थ्योरी को यूज़ करते हुए हम सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह थ्योरी हमें ये बताती है कि बिगिंस फ्रॉम अ फ्रेज विच कैन बी रेफर्ड टू एज एक्स-पी। ये हमें बताती है कि जब हम ट्री डायग्राम बनाने लग जाएँ तो फिर वहाँ पर जो ना शुरू किस चीज़ से होता है? एक फ्रेज से होता है, ठीक है। अब वो जो फ्रेज़ है उसको हमने एक्स-पी का नाम दिया है। यहाँ पे एक्स की जगह कुछ भी आ सकता है, ठीक है, मतलब एक्स की जगह नाउन भी आ सकते हैं, मतलब नाउन फ्रेज़। अगर वर्ब आ जाए तो वर्ब फ्रेज़, एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव फ्रेज़, प्रीपोजिशन आ जाए तो प्रीपोजिशन फ्रेज़। तो एक्स-पी मतलब कोई सा भी फ्रेज़ हो सकता है। द फ्रेज स्ट्रक्चर रूल फॉर एक्स-पी इज़, एक्स-पी का जो फ्रेज स्ट्रक्चर रूल है वो जो है ना ये है कि एक्स-पी के अंदर आ जाएगा एक्स स्पेसिफायर, फिर एक्स, फिर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर सपोज हम नाउन फ्रेज़ को इसकी जगह पे लेते हैं मिसाल के तौर पे, तो नाउन फ्रेज़ के अंदर पहले आएगा डिटर्मिनेंट, फिर आएगा नाउन, और फिर आगे जो है ना आएगा एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन लेट्स से। तो फिर ये जो है ना इसका फ्रेज स्ट्रक्चर रूल है कि इस रूल को यूज़ करते हुए जो है ना ये सेंटेंस बन गया है। फिर अगर हम इसको डायग्रामेटिकली
रिप्रेजेंट करना चाहें, डायग्राम के ज़रिए बताना चाहें, तो वो कुछ इस तरह से होगा कि सबसे ऊपर हेड है, ठीक है, हमारे पास मतलब जो मेन चीज़ है जिसको हम आईसी एनालिसिस के ज़रिए या फिर जिसको हम ट्री डायग्राम के ज़रिए देखना चाहते हैं, वो आएगा सबसे ऊपर। ये जो है ना फ्रेज़ हो सकता है, क्लॉज हो सकता है या फिर सेंटेंस हो सकता है। तो इसके अंदर जो है ना आएगा सबसे पहले, मैंने पहले बताया था कि ये थ्योरी हमें बताती है अबाउट स्पेसिफायर, ठीक है। स्पेसिफाई यानी जो किसी चीज़ को स्पेसिफाई करे, या फिर नाउन की अगर हम एग्जांपल लें तो नाउन से पहले द या इज़, द या ए या एन जो आता है दैट्स द डिटर्मिनर। तो नाउन से पहले जो डिटर्मिनर आता है वो भी जो है ना एक स्पेसिफायर है। तो अ जो है दैट्स अ स्पेसिफायर। फिर इसका जो ना अपना जो मेन वर्ड है बॉक्स, ठीक है, क्योंकि अ बॉक्स ऑफ कुकीज़ आप देखें तो ये एक नाउन फ्रेज़ है। तो नाउन फ्रेज़ है तो इसका जो हेड वर्ड होगा वो नाउन ही होगा डेफिनेटली। तो बॉक्स जो है वो नाउन है, मतलब इस वाले फ्रेज़ का हेड है। और फिर आगे आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो है वो इस नाउन के बारे में जो है ना हमें बताता है कि मतलब ये क्या चीज़ है या फिर किस बारे में है, उसको मतलब उसकी मीनिंग को कंप्लीट करता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। अ बॉक्स ऑफ कुकीज़, तो अ जो है वो स्पेसिफाई कर रहा है, बॉक्स तो नाउन हो गया, और ऑफ कुकीज़ जो है वो इसकी मीनिंग को जो है ना मीनिंग में एडिशन कर रही है कि अच्छा ये जो बॉक्स है ये कुकीज़ की बॉक्स है। तो इस तरह से जो है इसकी वजह से मीनिंग के अंदर एडिशन होती है। स्ट्रेंथ ऑफ एक्स बार थ्योरी, बात करते हैं कि एक्स बार थ्योरी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या एबिलिटीज़ हैं और क्या क्या इसकी काबिलियत है। तो इट इज़ एबल टू डिस्प्ले अ कम्प्रहेंसिव अरेंजमेंट ऑफ लेवल्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्रेज। बात मैंने पहले भी बताई थी कि एक्स बार थ्योरी जो है इसकी स्ट्रेंथ ये है कि इसी के ज़रिए हम क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेज के अंदर जो है ना कम्प्रहेंसिव अरेंजमेंट ऑफ लेवल्स में हम उस चीज़ को अरेंज करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने आईसी एनालिसिस या ट्री डायग्राम्स बनाए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट लेवल्स में उस सेंटेंस को क्या करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करते हैं, ब्रांचेस निकालते हैं। तो उसमें जो हम अरेंजमेंट ऑफ लेवल्स करते हैं दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एक्स बार थ्योरी। ये मत समझिएगा कि ट्री डायग्राम्स बना के कि मेरी स्ट्रेंथ है मैंने कर दिया है, क्योंकि ये असल में एक्स बार थ्योरी की स्ट्रेंथ है, ठीक है। और फिर है कि able to represent those generalizations in the phrase structure which had not been formally expressed before। फिर इसके अंदर ये भी एक और स्ट्रेंथ है कि हम क्या करते हैं, तो जब हमने उस चीज़ को लेवल्स में डिवाइड किया तो फिर ये क्या करता है, जनरलाइज इन फ्रेज स्ट्रक्चर, फिर उसको पूरे फ्रेज स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना उस अरेंजमेंट को जनरलाइज करता है। और ये जो आइडिया है लेवल्स में बनाने का या फिर सेंटेंसेस को जनरलाइज करके, इस रूल को जनरली सेंटेंसेस में यूज़ करके आईसी एनालिसिस करने का, उसके अंदर से इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग अलग देखने का, ये जो आइडिया है ये एक्स बार थ्योरी से पहले ये आइडिया किसी ने नहीं दिया था, बल्कि ये फॉर द फर्स्ट टाइम एक्स बार थ्योरी में ही ये आइडिया आया था। तो ये भी जो है ना एक्स बार थ्योरी की एक स्ट्रेंथ है। और फिर अगर हम इसको एग्जांपल के ज़रिए समझना चाहें तो फॉर एग्जांपल द नाउन फ्रेज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है, अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ये एक नाउन फ्रेज है, ये तो हो गया, लेकिन द वर्ड स्टूडेंट इज़ द नाउन, ये हमें पता लग गया कि यहाँ पे जो वर्ड है स्टूडेंट ये एक नाउन है। बट व्हाट अबाउट द ब्रिलियंट स्टूडेंट, मतलब सिर्फ स्टूडेंट को लेंगे तो चलो वो नाउन है, ये समझ आ जाता है, लेकिन जब हम कहें कि ब्रिलियंट स्टूडेंट तो यहाँ पे आके जो है थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो फिर इस कन्फ्यूजन को जिस चीज़ ने सेटल किया वो है एक्स बार थ्योरी। अकॉर्डिंग टू एक्स बार थ्योरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इज़ द इंटरमीडिएट लेवल इन द फ्रेज, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल इन द फ्रेज, उस फ्रेज के अंदर इंटरमीडिएट लेवल है। जब हम उसको डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करते हैं तो फिर वहाँ से जो है इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला लेवल आ जाता है, क्योंकि वहाँ से हम दो ब्रांचेस निकालेंगे, ठीक है, एक एडजेक्टिव का होगा, फिर एक जो है ना आगे नाउन का होगा। तो इस तरह जो बीच में जो चीज़ आ रही है, बीच में जो लेवल आ रहा है, इमीडिएट जो लेवल आ रहा है, वहाँ पे आके जो ना हमें ये बात समझ आती है कि स्टूडेंट के साथ जो ब्रिलियंट लगा है वो क्या है, एक्चुअली दैट्स एन एडजेक्टिव। अब यहाँ पे जो है ना द ब्रिलियंट स्टूडेंट, इसकी एनालिसिस की है कि द ब्रिलियंट स्टूडेंट तो नॉर्मली मैक्सिमल प्रोजेक्शन मतलब सबसे ऊपर वाले लेवल में हम इसको नाउन फ्रेज के तौर पे ही ले लें, ठीक है, क्योंकि जनरली देखें तो ये एक नाउन फ्रेज है, क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है और इसका हेड जो है वो नाउन है, ठीक हो गया। उसके बाद जब हम अगले लेवल पे आते हैं, इंटरमीडिएट प्रोजेक्शन पे आते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि इस नाउन फ्रेज के अंदर से एक हमने डिटर्मिनर को अलग किया, ठीक है, जो कि स्पेसिफायर है, और आगे हमने जो है ना एन के साथ ऊपर यहाँ पे जो ऊपर जो बार लग रहा है ना उसकी वजह से इस थ्योरी को एक्स बार कहा जाता है, ठीक है। नॉर्मली तो हम पेपर में या फिर कॉपी में लिखते हुए ये करते हैं कि एन के ऊपर बार लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना बुक्स में और बाकी पिक्चर्स में हमें इस तरह से मिलता है, लेकिन ये बार ही है, ठीक है, इसको बार पढ़ा जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि उस एन पी वाले प्रोजेक्शन के अंदर से एक और हमने प्रोजेक्शन निकाल दिया, एक और लेवल बना दिया जिसको हमने कहा एन बार, ठीक है।
तो इस बार की वजह से इस थ्योरी का नाम रखा गया एक्स बार थ्योरी। तो ये एन बार तो आ गया, लेकिन इस एन बार के अंदर फिर दो चीज़ें आ गई, ठीक है, एक आ गया ब्रिलियंट और फिर एक आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ में से हमने फिर देख लिया कि ब्रिलियंट जो है वो क्या कर रहा है, स्टूडेंट के बारे में बता रहा है, स्टूडेंट को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसको हमने एक अलग से ब्रांच निकाला यहाँ पे एडजेक्टिव का, ठीक है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन ये मॉडिफायर है इस थ्योरी के मुताबिक। और फिर उस जो एन बार है उसके अंदर से एक और हमने एन बार निकाल दिया, और फिर उस एन बार के अंदर से जाके हमें पता लग गया, या फिर हमने ये आखिर में लिख दिया कि स्टूडेंट जो है वो हेड वर्ड है और दैट्स द नाउन ऑफ दिस वेरी नाउन फ्रेज। तो इस तरह से हम लोग आईसी एनालिसिस और जो है ना ट्री डायग्राम्स बनाते हैं बाय यूजिंग द एक्स बार थ्योरी। द थ्योरी स्पेसिफाइज दैट कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ लेक्सिकल हेड प्रोजेक्ट्स इनटू एन एक्स बार। अच्छा, तो ये थ्योरी हमें ये भी बताती है कि जो लेक्सिकल हेड का कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि हेड के अलावा जो चीज़ है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और अलग से प्रोजेक्ट करते हैं एक्स बार, ठीक है। अगर नाउन फ्रेज है तो नाउन बार हम एक और दफ़ा से उसको निकालते हैं, उसका ब्रांच एन बार का ब्रांच एक और दफ़ा से निकालते हैं, तब जाके हमारी आईसी एनालिसिस सही होती है। whereas the modifiers project an x bar into another x bar। जबकि जब हम मॉडिफायर्स की बात करें तो वो क्या करते हैं कि उसी एक्स बार के अंदर ही नहीं बल्कि अनदर एक्स बार के अंदर से उनकी प्रोजेक्शन निकलती है, ठीक है। एक किसी और एक्स बार के अंदर से उसके ऊपर वाले लेवल पे जो एक्स बार होगा वहाँ से जो है ना हम क्या करेंगे, एक ब्रांच को प्रोजेक्ट करेंगे जहाँ पे हम लोग मॉडिफायर को मेंशन करेंगे। स्पेसिफायर्स कैरेक्टरिस्टिकली द डिटर्मिनर्स बिफोर नाउन्स और द सब्जेक्ट ऑफ क्लॉजेज प्रोजेक्ट टू द लेफ्ट ऑफ लेक्सिकल हेड। लेक्सिकल हेड जो है उसके लेफ्ट पे ये चीज़ आती है, ठीक है। अब यहाँ पे इस डायग्राम को अगर हम देखें तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि नाउन फ्रेज, पूरा नाउन फ्रेज कौन सा है, अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ सिंटैक्स, ठीक है। अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ सिंटैक्स ये नाउन फ्रेज है, तो हमने इसको रख दिया नाउन फ्रेज, लेकिन इसके अंदर जो डिटर्मिनर है जिसको हम स्पेसिफायर बोलते हैं इस थ्योरी के मुताबिक, उसका हमने ब्रांच निकाल दिया ठीक है। ए जो है या जो है वो दैट्स द डिटर्मिनर और द स्पेसिफायर। फिर इसके अंदर हमने क्या किया कि ये बाकी जो सारी चीज़ है ये जो है ना ये स्पेसिफायर से अलग है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक अलग से एन बार का हमने इसके लिए एक ब्रांच निकाला, और इस एन बार के अंदर फिर क्या क्या चीज़ आती है, ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ सिंटैक्स। यहाँ पे तो चार चीज़ें आ रही हैं, फिर से हम इसको दो लेवल्स में डिवाइड करेंगे। वहाँ में से जो सबसे पहला वर्ड है ब्रिलियंट, उसको हमने रख दिया एडजेक्टिव और मॉडिफायर, क्योंकि ये मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, ये मीनिंग को क्लियर करके बता रहा है कि स्टूडेंट किस तरह का है, ब्रिलियंट है तो ये मॉडिफाई करे, तो इसको हमने एडजेक्टिव के साथ रख दिया। और फिर उस एन बार के अंदर से एक और एन बार को प्रोजेक्ट किया फॉर द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जैसे बताया गया था कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो इट प्रोजेक्ट्स इनटू एन एक्स बार, ठीक है। यहाँ पे पहली लाइन में जो बताया गया, तो इस कॉम्प्लीमेंट की वजह से हमने एक और एक्स बार यानी कि एन बार का ब्रांच यहाँ से प्रोजेक्ट किया। और फिर इसके अंदर क्या चीज़ें आ गई, स्टूडेंट ऑफ सिंटैक्स, तीन चीज़ें। तो यहाँ में से स्टूडेंट जो है वो नाउन है, तो इसको हमने नाउन वाले ब्रांच में रख दिया। फिर आगे जो दो चीज़ें रहती हैं वो है ऑफ सिंटैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफ सिंटैक्स जो है वो इस नाउन के बारे में बता दें कि वो स्टूडेंट किस सब्जेक्ट का है। तो फिर ये जो है ना कॉम्प्लीमेंट हो गया जो कि मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, मीनिंग को यहाँ कंप्लीट कर रहा है। तो फिर इसको जो है ना हमने कॉम्प्लीमेंट वाले ब्रांच में रख दिया, पी प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑफ सिंटैक्स। तो फिर इसके अंदर से भी अलग अगर हम आगे दो और ब्रांचेस बनाएं तो ये होगा कि ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन होगा और सिंटैक्स जो है वो नाउन होगा, बिकॉज इट्स द नेम ऑफ अ सब्जेक्ट। तो इस तरह से हम लोग ऐसे एनालिसिस करते हैं। A sentence can be represented as TP having a category T as head where T denotes tense, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि सेंटेंस को हम TP के तौर पे लेते हैं, वहाँ पे जो T है वो उस सेंटेंस का हेड है और ये जो T जो है वो डोनेट करता है टेंस को। तो यहाँ पे जो है ना टेंस को डेफिनेटली वर्ब फ्रेज जो होता है वहीं डोनेट करता है टेंस को, ठीक है, क्योंकि वर्ब फ्रेज के अंदर वर्ब आता है और वर्ब का जो फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसी को देख के हम टेंस को समझते हैं। तो फिर ये जो TP है वो जो है ना सेंटेंस के अंदर वर्ब फ्रेज ही होएगा। तो एक जो है ना फ्रेज स्ट्रक्चर रूल ये था कि सेंटेंस किन दो चीज़ों से बनता है, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज। तो फिर यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वहाँ से हम लोग नाउन फ्रेज को अलग करेंगे तो बाकी जो बचेगा वर्ब फ्रेज वही हमारा टी फ्रेज भी होगा, ठीक है, क्योंकि वो टेंस को शो करता है। अकॉर्डिंग टू एक्स बार थ्योरी अ सेंटेंस हैज़ अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू अ फ्रेज। अच्छा, एक्स बार थ्योरी कहती है कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो फ्रेज के साथ सिमिलर है, लेकिन कैसे? द ओनली डिफरेंस इज दैट अ सेंटेंस इज ऑब्लिगेटरी टेंस्ड एज ऑल ग्रामेटिकल सेंटेंसेस इंडिकेट टेंस। लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि
सेंटेंस जो है उसके अंदर टेंस का पूरी तरह से समझ आता है, लेकिन जो फ्रेज़ होता है उसके अंदर टेंस का पूरा कंसेप्ट नहीं होता है। कि जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं या सेंटेंस को सुनते हैं तो हमें पता लग रहा होता है कि वो जो है ना प्रेजेंट में था, पास्ट में था या फिर फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन जब हम फ्रेज़ को देखते हैं सिर्फ तो उसके अंदर हमें टेंस वाला जो कंसेप्ट है और आइडिया है वो नहीं मिलता है। जैसे कि एक सेंटेंस है कि द स्टूडेंट विल बाय अ न्यू बुक, टी पी विद टी एज द हेड ऑफ द सेंटेंस एंड द एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द हेड इज द स्पेसिफायर एंड द वन टू द राइट ऑफ द हेड एज इट्स कम्प्लीमेंट। ठीक है, द स्टूडेंट विल बाय अ न्यू बुक, ये जो है ना इसको हमने टी पी रख दिया। मैंने बताया कि टी पी के अंदर एक नाउन फ्रेज होगा और जो वर्ब फ्रेज होगा उसी को हम टी पी करेंगे, तो फिर नाउन फ्रेज तो हो गया द स्टूडेंट, फिर टी पी के अंदर जो टेंस को शो करेगा उसको हम रखेंगे नाम, उसका हम रखेंगे नाम टी बार। ठीक है, टी बार के अंदर जो टेंस को शो कर रहा है, जो विल है वो टेंस को शो कर रहा है, तो ये टेंस वाली ब्रांच में आएगा। और आगे जो है ना बाय अ न्यू बुक जो है वो फिर वर्ब है। ठीक है, लेकिन उसमें जो है ना टेंस का पता नहीं लग रहा है, तो फिर इसको हम वर्ब फ्रेज के अंदर रखेंगे और वहाँ में से एक जो है ना अलग से ब्रांच निकलेगा वर्ब का, बाय, और फिर आगे नाउन फ्रेज का होगा अ न्यू बुक। अगर हम अ न्यू बुक के अंदर से भी करना चाहें तो अंदर की भी एनालिसिस करना चाहें तो अ जो है वो डिटर्मिनर होगा, न्यू जो है वो एडजेक्टिव होगा और बुक जो है दैट विल बी द नाउन। तो यहाँ तक थी एक्स बार थ्योरी और अगली थ्योरी है गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थ्योरी। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में कहेंगे जी बी थ्योरी, जी फॉर गवर्नमेंट, बी फॉर बाइंडिंग एंड टी फॉर थ्योरी। तो जी बी थ्योरी जो है, दिस थ्योरी इज ऑल्सो नाउन एज प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स अप्रोच। इसको जो है ना एक और नाम दिया जाता है प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स अप्रोच का। अच्छा, तो इट वॉज द आउटकम ऑफ सेवरल मॉडिफिकेशंस ऑफ एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड थ्योरी विच वॉज प्रेजेंटेड इन 1970। तो एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड थ्योरी जो थी, जो कि इससे पिछले की वीडियो में जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, तो उसके अंदर सेवरल मॉडिफिकेशंस हुई, चेंजेस हुई और इन चेंजेस के रिजल्ट में ये वाली थ्योरी हमें मिल गई। कौन सी थ्योरी? जी बी थ्योरी। इनिशिएटेड विद चॉम्स्कीज आर्टिकल ऑन बाइंडिंग। अच्छा, चॉम्स्की का जो नम चॉम्स्की का जो आर्टिकल था ऑन बाइंडिंग, इसकी वजह से जो है ना जी बी थ्योरी जो थी वो इनिशिएट हो गई थी इन 1980। गवर्नमेंट डिनोट्स, अच्छा जब हम इसके टाइटल को देखें कि गवर्नमेंट और बाइंडिंग का यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, ठीक है, तो गवर्नमेंट डिनोट्स द कंडीशन which are imposed on the movement of various elements in sentence. Restrictions are mainly imposed by the traces on the elements which are likely to undergo movement. ठीक है, जिस तरह से मतलब गवर्नमेंट के अंदर ये होता है ना कि हमारी गवर्नमेंट जो होती है हुकूमत, उसके अंदर कानून होते हैं। ठीक है, कवानीन के ये बंदा ये काम कर सकता है, ये बंदा ये काम नहीं कर सकता, ये यहाँ जा सकते यहाँ नहीं जा सकते, इस तरह से जो ना उसके अंदर कवानीन होते हैं। तो इस थ्योरी के अंदर भी इस तरह का ही थोड़ा सा कंसेप्ट है। अगर आप इस तरह से रिलेट करके इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होएगा और ज़्यादा देर तक याद रहेगा कि गवर्नमेंट जो है वो इस बात को यहाँ पे जो ना डिनोट करती है कि जब हम सेंटेंस के अंदर मूवमेंट करते हैं, ठीक है, वर्ड्स को मूव करते हैं, एक वर्ड को हम सेंटेंस के अंदर की एक जगह से मूव करा के किसी और जगह ले जाते हैं सेंटेंस के अंदर, तो वहाँ पे जो है ना ये जो गवर्नमेंट है वो इस बात को डिनोट करती है कि हमने जो है ना जब हम मूवमेंट करते हैं तो हम मतलब वहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शंस लगती है। ठीक है, कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट किस जगह तक उसकी मूवमेंट हो सकती है और कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट की मूवमेंट नहीं हो सकती है। तो वहाँ पर जो है सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं कि हो सकता है कि अगर हम एक एलिमेंट है उसको एक जगह मूव कराएं तो सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो। तो इस तरह से जो है ना रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। और जो गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग, यहाँ पे जो बाइंडिंग का कंसेप्ट है वो क्या शो करता है, इट डिनोट्स द कंडीशन विच बाइंड्स पोटेंशियली रिलेटेड एलिमेंट्स इन सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे बाइंडिंग का जो कंसेप्ट है वो इस तरह से है कि सेंटेंस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान जो है ना बाइंडिंग और कनेक्टेडनेस रहती है। जब सेंटेंस के वर्ड्स के आपस में कोहेरेंस और कनेक्टेडनेस और जो है ना बाइंडिंग नहीं होती है तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। As I said, a sentence has 3 main levels of structure. ये थ्योरी हमें ये बताती है कि सेंटेंस के अंदर 3 मेन लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे 3 मेन लेवल्स आते हैं। कौन कौन से लेवल्स आते हैं? डी स्ट्रक्चर, एस स्ट्रक्चर एंड लॉजिकल फॉर्म। डी स्ट्रक्चर जो है उससे जो है ना डिराइव होता है एस स्ट्रक्चर से डिराइव होता है लॉजिकल फॉर्म। तो मतलब सबसे ऊपर वाला लेवल हो गया डी स्ट्रक्चर। डी स्ट्रक्चर से हम डिराइव कर सकते हैं एस स्ट्रक्चर को और एस स्ट्रक्चर से हम डिराइव कर सकते हैं लॉजिकल फॉर्म को, जो कि आखिरी लेवल है सेंटेंस के स्ट्रक्चर का। और फिर एक और यहाँ पे कंसेप्ट आता है मूव अल्फ़ा का। ठीक है, मूव अल्फ़ा, और हम ये जो डी स्ट्रक्चर से एस स्ट्रक्चर और एस स्ट्रक्चर से लॉजिकल फॉर्म जो निकालते हैं या जो डिराइव करते हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशंस के ज़रिए करते हैं। और फिर से मैं ये बात बताती चलूँ कि जब तक आप ट्रांसफॉर्मेशंस की वीडियो नहीं देखेंगे आपको ये बात सही तरह से समझ नहीं आएगी। तो डिस्क्रिप्शन से जाके ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो देख लें ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए जो है ना सेंटेंसेस डिराइव होते हैं। एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे मूव अल्फ़ा का। मूव अल्फ़ा इज़ अ जेनेरिक मोमेंट रूल। ये ठीक है एक मोमेंट रूल है, मतलब ये कि
सेंटेंस के अंदर जब हम एलिमेंट्स को मूव कराते हैं, एक को आगे लाते हैं, एक को पीछे ले जाते हैं, एक की जगह चेंज करते हैं, तो मूवमेंट रूल है विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स। जितने भी ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स आपको दूसरी वीडियो में मिलेंगे, उन सब ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स का एक कॉम्बिनेशन है, उन सबको मिला के एक रूल बनाया गया है जिसको कहते हैं मूव अल्फ़ा। तो फिर ये कि ये जो GB गवर्नमेंट बाइंडिंग जो थ्योरी है उसके अंदर मूव अल्फ़ा का कंसेप्ट भी है। गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थ्योरी इज रिव्यूड एज सूटेबल फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लेनिंग द सिंटैक्स ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। जो GB थ्योरी है इसको कहा जाता है, लिंग्विस्ट्स को ये कहते हैं कि ये जो है ना जितने भी लैंग्वेजेस हैं सभी लैंग्वेजेस के सिंटैक्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क है। मतलब ये कि इसके अंदर यूनिवर्सलिटी पाई जाती है, यूनिवर्सल ग्रामर का जो कंसेप्ट है कि सभी लैंग्वेजेस में ग्रामर होता है, इसी तरह ये जो थ्योरी है ये भी सभी लैंग्वेजेस के सिंटैक्स को समझने के लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। और फिर जो है ना लिंग्विस्ट ने पैरामीटर्स का जो है ना कंसेप्ट भी दे दिया था इस थ्योरी में। और पैरामीटर्स का कंसेप्ट इस तरह से है कि यहाँ पे हम पैरामीटर्स की बात करेंगे, ठीक है। पहला पैरामीटर है एडजेसेंसी। एडजेसेंसी मतलब एडजेसेंट जिस तरह होता है, एडजेसेंट होना मतलब साथ साथ होना, ठीक है। तो जिस तरह से इंग्लिश के अंदर ये होता है कि एक एडजेसेंसी इंग्लिश के अंदर पाई जाती है कि एडजेक्टिव जो है वो हमेशा नाउन से पहले आएगा। मतलब एडजेक्टिव और नाउन के अंदर एडजेसेंसी है, वो साइड टू साइड आ रहे हैं, एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले आ रहा है। लेकिन अगर हम स्पेनिश की बात करें तो स्पेनिश में ये होता है कि एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है। तो सपोज़ अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको बचपन में स्पेनिश सिखाई गई है, तो वो फिर जब वो इंग्लिश बोलने लगेगा तो वो हो सकता है कि वो जो एडजेक्टिव है उसको नाउन के बाद रखे, क्योंकि उसने स्पेनिश में यही सीखा है बचपन से। तो इसको कहा जाता है एडजेसेंसी, यानी कि एलिमेंट्स का एडजेसेंट होना। फिर प्रो ड्रॉप पैरामीटर, ये दूसरा पैरामीटर है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। प्रो ड्रॉप पैरामीटर ये है कि इट परमिट्स अ लैंग्वेज टू ड्रॉप द सब्जेक्ट विद सर्टेन वर्ब फॉर्म, ठीक है। ये हमें इस बात को अलाउ करती है कि हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, सर्टेन फॉर्म ऑफ वर्ब को हम ड्रॉप करें। मतलब सेंटेंस को देख के हमें पता लगे कि हमने कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब रखना है, ठीक है। जैसे कि अगर हम रख रहे हो प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रख रहे हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रख रहे हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रख रहे हैं, तो इस बात को हमें जो चीज़ समझाती है वो पैरामीटर है प्रो ड्रॉप पैरामीटर। यहाँ पे इज़ न्यू इंस्टेड ऑफ इट्स न्यू, जैसे कि स्पेनिश में हम जिस तरह इट्स न्यू बोलते हैं इसी तरह वो लोग इज़ न्यू बोलते हैं। तो वहाँ पे जो है ना उनका वर्ब फॉर्म जो है वो उनके अपने स्पेनिश लैंग्वेज के मुताबिक होता है, और इंग्लिश में जो प्रो ड्रॉप होता है और इंग्लिश में हम जो वर्ब का फॉर्म लगाते हैं वो इंग्लिश के अपने ही रूल्स के मुताबिक होता है। तो इसको कहा जाता है प्रो ड्रॉप पैरामीटर। यह हमें इस बात को अलाउ करता है कि हम क्या करते हैं, वर्ब का प्रॉपर या फिर सर्टेन फॉर्म सेंटेंस के अंदर डाल सकें। अच्छा, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थ्योरी। GB थ्योरी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। वो इंपॉर्टेंट टर्म सबसे पहला है प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स, ठीक है। जनरली अगर मैं आपको बता दूँ तो प्रिंसिपल्स जो हैं वो ऐसे रूल्स होते हैं जो कि सभी जो है ना ऐसे रूल्स होते हैं जो कि सभी लैंग्वेजेस में कॉमन होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें सभी लैंग्वेजेस में नाउन मिलेगा, सभी लैंग्वेजेस में वर्ब मिलेगा, सभी लैंग्वेजेस का एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, तो ये प्रिंसिपल्स हो गए। जबकि पैरामीटर्स कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि हर लैंग्वेज के अंदर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम इंग्लिश और उर्दू की बात करें तो हम इंग्लिश में करते हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब रखते हैं फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, और अगर हम उर्दू की बात करें तो हम उर्दू में क्या करते हैं, सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट फिर वर्ब, ठीक है। तो ये जो है ना चेंजिंग आ गई, ठीक है। ये रूल चेंज हो गया लैंग्वेज टू लैंग्वेज, तो जो रूल्स चेंज हो जाते हैं उनको कहा जाता है पैरामीटर। यूनिवर्सल जो हैं वो फीचर्स विच आर थॉट टू बी एग्जिस्ट इन ऑल नेचुरल लैंग्वेज, ऐसे फीचर्स हैं। प्रिंसिपल जो पैरामीटर्स रूल्स हैं, जबकि यूनिवर्सल्स जो हैं वो फीचर्स हैं, ठीक है। ऐसे फीचर्स जो कि सभी लैंग्वेजेस में, नेचुरल लैंग्वेजेस में पाए जाते हैं। और इसके जो है ना दो टाइप्स हैं यूनिवर्सल्स के। पहला टाइप है स्ट्रक्चरल यूनिवर्सल। स्ट्रक्चरल यूनिवर्सल्स आर द एसेंशियल कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रामर्स इन ऑर्डर टू मेक देम function appropriately such as phrase structure, rules, transformations, word order constraints। तो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर जो हैं वो ऐसे कंडीशंस होते हैं, ऐसे एसेंशियल कंडीशंस होते हैं जो कि लैंग्वेज के अंदर होते हैं ताकि लैंग्वेज का जो ग्रामर है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके, ठीक है। ग्रामर सही तरह से काम कर सके, जैसे कि फ्रेज स्ट्रक्चर, रूल्स आ गए, ट्रांसफॉर्मेशंस, ये सारे स्ट्रक्चरल यूनिवर्सल्स होते हैं। जबकि सब्सटेंटिव यूनिवर्सल्स ऐसे यूनिवर्सल्स होते हैं कि विच आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज, जो कि लैंग्वेज के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो स्ट्रक्चरल यूनिवर्सल्स जो हैं वो ग्रामर के लिए इंपॉर्टेंट है, और सब्सटेंटिव यूनिवर्सल जो हैं वो लैंग्वेज के खुद के ही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे कि नाउन्स, वॉवल्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, इन सब से मिलकर लैंग्वेज बनती है। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लैंग्वेज, तो इनको हम कहेंगे सब्सटेंटिव यूनिवर्सल्स। तो यहाँ तक था हमारा नहीं, हम सबका आप सबका
GB थ्योरी, गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थ्योरी, और जो थ्योरी हमने पहले डिस्कस की थी वो है एक्स बार थ्योरी। तो ये 2 थ्योरीज हमारी आज कंप्लीट हो गई। आई होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अल्लाह हाफिज़।